पिछले क्लास में हम लोगों ने उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल के बारे में सीखा था और उसमें हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु को द्रव में या तो लिक्विड में डालते हैं तो द्रव उसको एक बल द्वारा ऊपर की ओर ढकेलने का कोशिश करता है और द्रव का इस गुण को कहा जाता है उत्प्लावकता। और जितना बल से वह द्रव उस वस्तु को ऊपर ढकेलता है उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि लोहे का कील पानी में डूब जाता है पर लोहे का जहाज पानी में तैरता है क्यों? तो आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा लोहा का कील लीजिए पानी में रखिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन लोहे का उतना बड़ा बड़ा जहाज जो है वो पानी में तैरता है। ऐसा क्यों है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग देखे थे पिछले ही क्लास में कि जब भी किसी वस्तु को पानी में रखते हैं तो उसमें दो तरह का बल लगता है। एक जो होता है वो गुरुत्व बल जो उसको नीचे की ओर खींचता है और एक होता है उत्प्लावन बल जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। तो अगर हम लोग का गुरुत्व बल बढ़ जाए और ऊपर जो उत्प्लावन बल है वो कम हो जाए तो ऐसा स्थिति में वस्तु डूब जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर मेरा ये जो उत्प्लावन बल है वो बढ़ जाए गुरुत्व बल से तो वस्तु तैरेगा। अब जब हम लोग लोहे का कील को पानी में रखते हैं तो उसमें लगने वाला ये जो गुरुत्व बल है वो उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है। इसके चलते कील जो है वो पानी में डूब जाता है। लेकिन जो जहाज है उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें लगने वाला ये जो उत्प्लावन बल है ना वो गुरुत्व बल से बढ़ जाता है, इसलिए लोहे का जहाज तैरता है। यही चीज को देखिए यहाँ पर आपको लिख करके बताया गया है कि लोहे का कील में लगने वाला गुरुत्व बल मतलब कि ये जो है उसमें लगने वाला उत्प्लावन बल मतलब ये वाला जो है से ज्यादा होता है, इसलिए कील पानी में डूब जाता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा होगा लेकिन लोहे का जहाज को ऐसा बनाया जाता है कि उसमें लगने वाला उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से ज्यादा हो जाता है, इसी कारण जहाज पानी में तैरता है। तो मेरे अंदाज से क्वेश्चन क्या चीज था और इसका आंसर क्या होता आपको समझ में आ गया। अब चलिए गुरुत्व आकर्षण वाला जो लेसन है उसका कुछ टॉपिक रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये हम लोग का कुछ टॉपिक है जो गुरुत्व आकर्षण वाला एक्सरसाइज का बचा हुआ है, तो चलिए आज इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोग का घनत्व, या तो इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी या घनत्व है क्या, इसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम आपको एक लकड़ी का ब्लॉक दे दिए, अब बोलेंगे इसका घनत्व बताइए। तो आपको क्या करना है कि लकड़ी का क्या कीजिएगा, लंबाई लीजिएगा 1 यूनिट, चौड़ाई लीजिएगा 1 यूनिट और ऊंचाई ले लीजिएगा 1 यूनिट और लूडो का गोटी जैसे काट करके वहां से निकाल लीजिएगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 1 यूनिट कह रहे हैं ना, तो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 इंची, 1 फीट कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्या लेना है, एक ही लेना है। तो लकड़ी का ब्लॉक हम आपको दे दिए हैं, बोल रहे उसका घनत्व पर निकालिए, तो क्या कीजिएगा, मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा है ना, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, वहां से लकड़ी काट करके निकाल दिए तो लूडो का गोटी शेप में आ जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से आएगा। देखिए देखिए क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लंबा लेना है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा लेना है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा लेंगे और काट के निकाल लेंगे और उसका द्रव्यमान निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे। तो जो भी आएगा ना वो लकड़ी का डेंसिटी या तो घनत्व कहलाएगा। उसी तरह अगर हम आपको लोहा का घनत्व पूछ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, वही लोहा का क्या कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब कि इस शेप का आपको एक लूडो का गोटी जैसा काट करके निकाल लेना है और उसका वजन कर लेना है। तो जो भी आएगा वही उस लोहे का घनत्व कहलाएगा। तो लोहा का, लकड़ी का, ऐसा कहने से क्या है, हम लोग एक आम भाषा में उसका परिभाषा लिख देते हैं। और उसका परिभाषा कैसा है, तो देखिए इस तरह से, किसी वस्तु का इकाई आयतन में, किसी भी वस्तु का इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों की मात्रा घनत्व कहलाता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु का इकाई आयतन में जितना मास रहेगा, जितना द्रव्यमान रहेगा, वही उस वस्तु का घनत्व कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो घनत्व को सूचित करते हैं रो, ये पी नहीं है, रो है। रो को थोड़ा सा इस तरह से ऐसा लिखते हैं, तो रो है, तो घनत्व को रो से सूचित करेंगे और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन मतलब कि m बाई v। तो इसलिए घनत्व बराबर हुआ मास बाई वॉल्यूम, तो घनत्व इक्वल टू m बाई v। इस तरह से ये फार्मूला हो गया, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड कुछ बहुत क्वेश्चन पूछता है।
अब इसका एसआई मात्रक का बात करें तो इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये तो मास है ना, तो मास का एसआई मात्रक केजी होता है और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करने से। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर 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 3 जगह आया, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम का आयतन मीटर क्यूब। तो घनत्व का घनत्व का एसआई मात्रक कितना हुआ? तो इसका हुआ केजी और इसका हुआ मीटर क्यूब। तो इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक हुआ केजी पर मीटर क्यूब होता है। यह एक अदिश राशि है और इसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता है, इसके चलते ये क्या है? मेरा अदिश राशि है। तो इस तरह से ये घनत्व क्या है, मेरा अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं, एक होता है हम लोग का आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व मतलब क्या? हम लोग को पानी के घनत्व और उस वस्तु का घनत्व का अनुपात निकालना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ की जगह वस्तु भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यहाँ से छोटा सा कोमा लगेगा। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हुआ? तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो इस तरह से ये आपेक्षिक घनत्व भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? अपने भी सोचने का बात है कि ये भी तो घनत्व है, ये भी घनत्व है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग का? तो इसका एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा आपेक्षिक घनत्व जो है वो कोई प्योर नंबर आता है, उसमें मात्रक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर कि इसका मात्रक मतलब एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का मात्रक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, इसमें केवल एक प्योर नंबर आएगा। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि क्या कि तरलों में दाब। तो तरलों में दाब किस तरह से होता है उसको चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक गिलास रख लिए और यहाँ पर एक पत्थर हम यहाँ रख दिए। पत्थर कुछ इस तरह से है ना? और हम ऐसे ही एक गिलास लिए और यहाँ हम लिक्विड पूरा भर दिए यहाँ तक। अब ये ठोस और ये द्रव दोनों में दाब लगाने का जो प्रोसेस होगा ना वो अलग अलग होगा, और इसी को हम लोग को पढ़ना है किसके अंदर में? तो तरलों में दाब। तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना यह है कि ठोस को अगर हम किसी वस्तु के सतह पर रखते हैं तो ठोस जो है वो हमेशा वस्तु का निचला सतह में दाब डालेगा, है कि नहीं? तो ठोस क्या करेगा कि जहां पर रखे हैं उस वस्तु का हमेशा निचला सतह पे दाब डालेगा। देखिए इधर बगल में या इधर दाब नहीं डालेगा। लेकिन तरल को अगर किसी वस्तु में रखिएगा तो वो जिस जिस सतह पे भी टच कर रहा है पूरा सतह में ये बल डालेगा। तो कहने का मतलब ये गिलास है, गिलास में देखिए तो यहाँ पर भी पानी टच है, यहाँ पेंदी में भी टच कर रहा है पानी और यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो द्रव जो है ना सभी डायरेक्शन में इसमें बल लगाएगा। तो यही चीज को बस आपको लिख करके रख देना है। क्या लिखना है कि अगर हम किसी ठोस को किसी सतह में रखते हैं तो ठोस केवल निचला सतह में दाब डालेगा, लेकिन द्रव को अगर हम किसी वस्तु में रखते हैं या किसी वस्तु में रखते हैं तो द्रव वस्तु के सभी सतह पर बल डालेगा। इतना ही इसमें लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग का जो जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इनका पूरा अगर आपको नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर नोट दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके अपना नोट कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।